नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सर्वा स्टडी पर आपका स्वागत है। तो साथियों, हम बात करने करने वाले हैं हिंदी के वही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे पहले हमारे 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं उन आगे के प्रश्नों की। तो देखो, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है। हमें पूछा है अभिप्सा का सही संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन है अभिधन इप्सा, फिर अभिधन इप्सा, या फिर अभिधन इप्सा, अभि इप्सा। तो साथियों, हमारा राइट आंसर क्या होगा, वह होगा अभिधन इप्सा। अभि में ई की मात्रा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, और इप्सा में ई की मात्रा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो क्या होगा, राइट आंसर 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इनमें से उच्छिप्त व्यंजन नहीं है। हमें पूछा है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, ये पूछा है। तो हमें पता है कि हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ढ और ढ। तो देखो यहाँ पे कौन सा होगा, राइट आंसर दूसरा होगा, ढ। ये क्या हमारा उच्छिप्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, 2 होती है। अब देखो, बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। देवनागरी लिपि का विकास हुआ किस लिपि में हुआ साथियों, खरोष्टी से, कुटिल से, या फिर आर्मिक लिपि से, या फिर चित्रलिपि से। तो साथियों, में पता है कि देवनागरी लिपि का विकास कुटिल से हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, कुटिल। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 4। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं। साथियों, में यह पूछा है कि 2 उपसर्ग हैं या फिर उससे अधिक हैं, वो बताना हमें। अव्यवस्था, अवचन, अवाप्ति, या फिर अवध्य। तो साथियों, में पता है कि यहाँ पर अव्यवस्था है, इसमें 2 या फिर उससे अधिक उपसर्ग हैं। तो देखो, इसमें 2 उपसर्ग हैं, अ धन वी धन अवस्था। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर 2 उपसर्ग होगा और 1 ही हो। तो मतलब यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, अव्यवस्था होगा। प्रश्न नंबर देखो 5 का, राघव शब्द में प्रत्यय है। साथियों, में पूछा है राघव शब्द में प्रत्यय बताना है। तो क्या होगा साथियों, अव, या फिर ए, या फिर आ, या फिर ए। ये अच्छा प्रश्न है। देखो, राघव में पूछा हमें, तो इसको तोड़ेंगे, क्या बनेगा, रघुधन ए। तो साथियों, क्या उपसर्ग निकल कर आया, यहाँ पर ए आया। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, दूसरे वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बनेगा, रघुधन ए बनेगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न 6 का, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है। लाजवाब है, इसमें हमें समास बताना है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, या फिर क्रमधारय समास। तो साथियों देखो, हमें पता है कि लाजवाब, इससे आगे क्या है, जवाब है। तो पर इससे पहले क्या लगाया, लाज लगा दिया। तो एक विदेशी उपसर्ग है। तो मैं अवयव शब्द या फिर कोई उपसर्ग मिले तो वो कौन सा समास होता है, वहाँ पर अवयव भाव समास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा हमारा 3 नंबर का, अवयव भाव से। प्रश्न नंबर देखो 7 का, जवाब संज्ञा शब्द से क्या विशेषण बनेगा। जवाब है, ये संज्ञा शब्द है, इससे विशेषण शब्द बनेगा, वो बताना है। जवाबी, जबानी, जुआब, या फिर जुबानी। तो साथियों, में पता है यहाँ पर क्या बनेगा, जवाब का क्या बनेगा, जवाबी। हम जैसे इसको उदाहरण में लेते हैं, जवाबी इंसान है। जैसे कोई तुरंत जवाब देता है किसी बात का, तो वह क्या होता है, जवाबी इंसान है। तो हम इंसान की बात करें, कैसा इंसान है, वह जवाबी इंसान है। मतलब क्या निकल कर आई, विशेषता आ गई। हमें यही पूछा कि विशेषण बताना है। तो जवाब का क्या बनेगा, जवाबी। राइट आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर देखो 8 का, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। साथियों देखो, ये तू सर्वनाम शब्द है। तू क्या है, सर्वनाम शब्द है। ये किस क्रम में नहीं ले सकते हम, समीपता के लिए, आत्मीयता के लिए, या फिर अपमान के लिए, या फिर संबंध बताने के लिए। तो देखो साथियों, तू है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये किसके क्रम में प्रयोग नहीं ले सकते, समीपता। बिल्कुल, हम किसी अपने जैसे मित्र है, जैसे अपने जिस क्लोज है, हम उसके लिए तू शब्द काम में ले सकते हैं। आत्मीयता के लिए भी बोल सकते हैं, और किसी का अपमान के लिए भी, जैसे हम बोलते हैं तू में बात करते हैं,
तो ये क्या अपमान के लिए भी है। पर देखो संबंध बताने के लिए तू शब्द का प्रयोग किसी क्रम में नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर होगा हमारा संबंध बताने में। देखो अगला प्रश्न 9 का, सामिस का विलोम क्या होगा। हमें पूछा है सामिस का विलोम, तो साथियों क्या होगा सामिस का विलोम, असामिस या फिर निरामिस या फिर आमिष या फिर विषामिष। बताओ कौन सा होगा, असामिस होगा या फिर निरामिष होगा या फिर आमिष होगा। इन तीन में देखो, तो साथियों सामिस का विलोम होता है निरामिष। क्या होता है, निरामिष। प्रश्न नंबर देखो 10 का, नियति शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नियति शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। भाग्य, दुर्गा, भाग्यवान या फिर सरस्वती। देखो साथियों नियति हम बोलते हैं कि उसके नियति में क्या लिखा है, मतलब उसके भाग्य में क्या लिखा है। तो नियति का प्रयोग किसका प्रयोग है, भाग्य का है। किसका साथियों, भाग्य का। तो हमारा राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। यहाँ पर नियति शब्द किसका पर्यायवाची है, भाग्य का है। अब देखो हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के प्रश्नों की। तो देखो शिक्षण विधि का पहला प्रश्न क्या हो गया हमारा, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि को भंडारकर विधि कहते हैं। हमें यह पूछा साथियों कि भंडारकर विधि किसको कहते हैं, व्यक्तिरक विधि या फिर व्याकरण अनुवाद विधि, संवाद विधि या फिर आगमन विधि। तो साथियों में पता है कि भंडारकर विधि किसको बोलते हैं हम, व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें व्याकरण के नियम बताए जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, भंडारकर विधि भी बोलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 12 का, छात्रों के लेखन को सुंदर बनाने के लिए कौन सा लेख लिखवाया जाता है। तो साथियों जब भी बच्चों को हम सुंदर लेख सिखाते हैं तो कौन सा लेख लिखवाया जाता है, श्रुति लेख या फिर प्रतिलेख या फिर सुलेख या फिर सभी। तो साथियों में पता है कि श्रुति लेख ये जिसमें सुनकर लिखा जाता है, इसमें अशुद्धियाँ दूर की जाती है। प्रतिलेख में देख देख कर लिखा जाता है किसी लेख के, पर सुलेख में देखो इसमें अध्यापक बोर्ड पे लिख देता है या फिर किसी पाठ से किसी पेज से लिखना दे देता है। तो क्या होता है सुलेख, उसमें छात्र स्वयं अपनी गलतियाँ उसमें देख देख के लिख सकते हैं। सुंदर लेख पूछा में लेखन में, तो कौन सा आंसर होगा, सुलेख। सुलेख में क्या सुंदर लेख लिखा जाता है। देखो प्रश्न नंबर 13 का, छात्रों में सौंदर्य अनुभूति की क्षमता उत्पन्न करने के लिए उन्हें रस, छंद, अलंकार का ज्ञान कौन सी विधि में दिया जाता है। तो साथियों में पूछा सौंदर्य अनुभूति की, जिसमें हम रस, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान करवा सकते हैं बच्चे को। किसमें होता है, कहानी शिक्षण, कविता शिक्षण, गद्य शिक्षण या फिर नाट्य शिक्षण। तो साथियों में पता कि यहाँ पे पूछा सौंदर्य अनुभूति, और सौंदर्य अनुभूति किसमें होती है साथियों, कविता शिक्षण के अंतर्गत होती है। किसमें, कविता शिक्षण में। क्योंकि जब भी हम बच्चे को कविता शिक्षण करवाते हैं तो उस कविता को हम लय, ताल आदि में गाते हैं, तो उसमें रस की भी अनुभूति होती है और छंद का भी पता चलता है, इन सब का ज्ञान होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा कविता शिक्षण। जब भी सौंदर्य अनुभूति की बात करें तो कवि शिक्षकता शिक्षण, इसमें रस, छंद आदि का भी ज्ञान होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, कविता शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधि है जो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। हमें पूछा कविता शिक्षण की बात कर रहे हैं साथियों, यह मनोवैज्ञानिक विधि है पर प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर क्या, उपयोगी नहीं है। तो देखो साथियों, गीत विधि या फिर तुलना विधि, रस संवाद विधि या फिर सभी। साथियों में पूछा उपयोगी नहीं है। हमें पता कि बच्चे प्राथमिक स्तर पर गीत के माध्यम से कविता शिक्षण करते हैं, रस वादन की विधि से, या अब देखो हमारा राइट आंसर होगा तुलना विधि। क्योंकि तुलना विधि में क्या होता है कि साथ साथ में अर्थ बताया जाता है। तो ये क्या होगा, ये प्राथमिक नहीं जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, उपयोगी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर तुलना विधि उपयोगी है। तो हमें पूछा उपयोगी नहीं है प्राथमिक स्तर पर, वो कौन सी होगी मेरी, तुलना विधि उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 15 का, लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की कौन सी विधि है। हमें पूछा लिखित अभिव्यक्ति मतलब लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, वो कौन सी विधि है, चित्र वर्णन विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि या फिर सभी। तो साथ ही हमें पता है कि ये तीनों ही क्या है, लिखित चित्र अभिव्यक्ति शिक्षण की विधियां हैं। चित्र वर्णन मतलब इसमें किसी चित्र का लिख लिख कर वर्णन किया जाता है। उद्बोधन, प्रवचन ये सब क्या है, लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण विधियां हैं।
तो राइट आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखो 16 का, कौन सा दृश्य सर्वे सहायक सामग्री में शामिल नहीं है। हमें पूछा दृश्य और सर्वे सहायक सामग्री में शामिल नहीं है, ये नहीं पूछा है। अब देखो ऑप्शन दूरदर्शन, कठपुतली या फिर कैसेट या फिर वीडियो टेप। तो साथ ही में पता दूरदर्शन, दूरदर्शन किसको बोलते हैं, टीवी को बोलते हैं। टीवी में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कठपुतली एक नाटक का प्रकार है जिसमें देख भी सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं। वीडियो टेप में क्या होता है, इसमें वीडियो भी दिखाई देता है और उसमें साथ साथ में उसकी आवाज़ भी आती है। पर देखो कैसेट सिर्फ और सिर्फ दृश्य नहीं है, ये सर्वे है, ये सर्वे सहायक सामग्री है। हमें यही पूछा कि सर्वे सहायक सामग्री, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री दोनों नहीं है, तो कैसेट नहीं है, ये सिर्फ सर्वे है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं हम 17 क्वेश्चन की। लेखन की कौन सी विधि में छात्र, यहाँ पे अक्षर साथियों क्या है, अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। लेखन की कौन सी विधि में छात्र अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। तो साथियों में पता है किस में सीखते हैं, बताओ, जैकटॉक विधि या फिर रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि या फिर सभी। तो साथियों में पता, जैसे बिंदु बिंदु होते हैं, जैसे ये क्या लिखा है, इसमें हम बच्चों को लिखना सिखवाते हैं, तो ऊपर से हम पेंसिल को फिरवाते हैं, तो ये कौन सी होती है, ये होती है साथियों रूपरेखा अनुकरण विधि। कौन सी होती है, रूपरेखा अनुकरण विधि, जिसमें हम अक्षरों की आकृति बच्चों को बनाना सिखाते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 18 का, गद्य शिक्षण की, ये भी मिस प्रिंटिंग का थोड़ा सा इसमें आदत नहीं किया साथियों, आदर्श है, क्या है, आदर्श। गद्य शिक्षण की आदर्श विधि कौन से स्तर पर आधारित है, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पर या फिर स्मृति स्तर पर या फिर कोई नहीं। तो साथियों में पता कि पहले तो गद्य शिक्षण में क्या आती हैं, जैसे कोई नाटक है, कहानी है या फिर कोई लेख है, ये सब किस में आते हैं, गद्य शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम आदर्श विधि की बात कर रहे हैं, तो साथियों किस में होगा, वो हमारे स्मृति स्तर में। किस पर, स्मृति स्तर पर। जैसे कोई लेख है तो वो हमारे स्मृति स्तर पर आधारित है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, स्मृति स्तर। अगला प्रश्न देखो 19 का, मौखिक भाषा का सर्वोत्तम तरीका है, यह आंदोलन भी थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो मौखिक भाषा के लिए अभ्यास के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, किताब पढ़ाना, अंताक्षरी या प्रश्नों के तय सीधा उत्तर देना या फिर अनुभव बांटना व बातचीत करना। तो साथियों में पता है कि मौखिक भाषा के लिए हम क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को आपस में बात करने का मौका देना चाहिए, उनके अनुभवों को साझा करना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, अनुभव बांटना या फिर उनसे आपस में तालमेल में बातचीत करना। राइट आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, अंतिम प्रश्न है ये, संकोची प्रवृत्ति वाले बालकों के लिए कौन सा वाचन सर्वाधिक उपयोगी है। तो साथियों देखो संकोची प्रवृत्ति, संकोची मतलब जो बच्चे झिझक में रहते हैं, शर्म में रहते हैं, बोलते नहीं हैं, उनके लिए वाचन कौन सा, वाचन के लिए पूछा साथियों। तो कौन सा होगा बताओ, आदर्श वाचन, सामूहिक वाचन या फिर व्यक्तिगत वाचन। तो साथियों में पता है कि जब भी जिस बच्चों में झिझक रहती है तो उनको हम समूह में उनका वाचन करवा सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सामूहिक वाचन। तो साथियों इस प्रकार ये हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी क्रम में आपको रोज़ वीडियो मिलती रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और चैनल को अगर अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करना। धन्यवाद साथियों।